नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 9 विविधता में एकता के बारे में अध्ययन करेंगे। विविधता हमारे जीवन का प्रमुख और स्वाभाविक अंग है। हम अच्छे इंसान और नागरिक तभी बन पाएंगे जब हम समाज की विविधता को समझेंगे और अपने प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। यही समझ, सम्मान के भाव एवं सहिष्णुता हमारी एकता के मार्ग को प्रशस्त करती है। इस अध्याय में हम विविधता के भिन्न भिन्न स्वरूपों को भारतीय संदर्भ में जानने और साथ ही यह भी समझेंगे कि विविधता और एकता दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। दुनिया में विविधता क्यों? हम देखेंगे कि किस प्रकार दुनिया में विविधता है और क्यों है। हमें पता है कि हमारी धरती पर सब तरह एक जैसी नहीं है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं पठार हैं तो कहीं पर समतल मैदान है, कहीं कलकल करती नदियां हैं तो कहीं सूखे रेगिस्तान हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बादल खूब बरसते हैं तो किसी स्थान पर बरसात का नाम पर बादल आंख मिचौली खेल जाते हैं। कहीं इतनी गर्मी पड़ती है कि हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं तो कहीं इतनी ठंड होती है कि हम अगर सामान्य कपड़े ही पहने तो हमारी कंपकपी छूट जाए। आप पृथ्वी के जिस भूभाग पर रहते हैं वह तो इन विविध पर्यावरणों का बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। धरातलीय व जलवायु संबंधी विविधताओं के कारण पृथ्वी पर सभी जगह पेड़ पौधे और फसलें एक जैसी पैदा न होकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की पैदा होती है। उदाहरण के लिए हमारे देश के पंजाब राज्य में गेहूं और चावल पैदा होता है, लेकिन चाय पैदा नहीं होती है। चाय की पैदावार के अनुकूल स्थिति देश के एक दूसरे राज्य असम में है। केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में नारियल खूब पैदा होता है। तो चाय की पैदावार के अनुकूल स्थितियां देश के कौन से राज्य में है? असम में है। केरल और तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में नारियल खूब पैदा होता है, किंतु नारियल रेगिस्तान राज्य राजस्थान में पैदा नहीं हो पाता है। राजस्थान में क्या क्या पैदा होता है? तो राजस्थान में बाजरा व मक्का पैदा होता है। लोहा, कोयला, तांबा आदि खनिज पदार्थ पृथ्वी पर न तो सभी जगह पाए जाते हैं और न ही समान मात्रा में। इन सभी विविधताओं के विद्यमान होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में खान पान, पहनावा, रहन सहन, रोजगार, व्यवसाय आदि में भारी अंतर आ जाता है। अब हम हमारे देश भारत में विद्यमान विभिन्नताओं की चर्चा करेंगे। विविधताओं का धनी भारत देश। भारत में विविधताओं के कई पक्ष हैं, जैसे नृजातीयता, भाषा, रंग रूप, शरीर की बनावट, काम करने के तरीके, पूजा पद्धतियाँ, जाति, कला और संस्कृति। देश में सैकड़ों समुदाय है। यहाँ सैकड़ों बोलियाँ और उनके अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा बड़ा धर्म और पंथ हो जो भारत में प्रचलित नहीं हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अनेक धर्मों एवं पंथों को मानने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। देश के हर इलाके में वहाँ की अपनी लोक कथाएँ, लोकगीत एवं नृत्य मिलते हैं, जिनका संबंध मौसम और फसल बोने या काटने के अवसर के साथ जुड़ा हुआ है। अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग गीत और उनके बारे में दिया गया है, तो हम देखते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, राजस्थान में गणगौर और तीज, बिहार में छठ पूजा, पंजाब में बैसाखी आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के त्यौहार हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो असम का।
ओणम कहाँ का है? तो केरल का। पोंगल तमिलनाडु का। गणगौर और तीज राजस्थान की। और बिहार में छठ पूजा, पंजाब में वैशाखी। ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। हर धर्म के अपने अपने त्यौहार हैं। भारत में दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, महावीर जयंती, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, नवरात्रि आदि त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, देश की भौगोलिक विविधताओं को देखें तो उत्तर में हिमालय में ऊंचे पहाड़ और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है। तो उत्तरी साइड में क्या है? हिमालय के ऊंचे पहाड़ है और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है। दक्षिण में पठार और समुद्र है। तो पश्चिम में रेगिस्तान है। पश्चिम में राजस्थान आ जाता है और राजस्थान में रेगिस्तान। भारत में कुछ भाग ऐसे हैं जहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है। देश में गर्मी, सर्दी और बरसात के अलग अलग मौसम होते हैं। भारत के अलग अलग भागों में खान पान भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण में इडली और डोसा। दक्षिण में क्या है? इडली डोसा। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। गुजरात का ढोकला खमण। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग। और बिहार में लिट्टी चोखा। तो ये अलग अलग राज्य के खान पान दिए हुए हैं। इनमें भी कई बार क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। 4 इधर से राज्य के नाम लिख देता है, दूसरी साइड इनके खान पान लिख देता है और बोलता है इनका मिलान करो। तो ये अपने को याद होने चाहिए। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा हो गया, और गुजरात में ढोकला खमण, पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग, बिहार में लिट्टी चोखा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के वस्त्रों और पहनावे की शैली में भी अंतर होता है। अब हम उन कारकों की चर्चा करेंगे जो भारत में विद्यमान एकता को स्थापित करती है। भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक। विविधता ने हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को समृद्ध ही किया है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विविधता में एकता है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। भारत में ऐसे अनेक कारक हैं जो हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरो कर रखते हैं। अब नंबर 1 पे बात करेंगे, भूगोलिक बनावट। सबसे पहले तो भारत की भौगोलिक बनावट इसे एकीकृत करती है। उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर हमें एक खास पहचान देते हैं। देश के अंदर लंबी नदियां एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती है। नंबर 2, हमारा स्वतंत्रता संग्राम। ऐतिहासिक रूप से अनेक चक्रवर्ती राजाओं और बादशाहों ने देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखा था। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो भारत के सभी धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। नंबर 3 पे आएगा हमारा संविधान। संपूर्ण भारत के लिए एक ही संविधान है। पूरे देश के लिए समान नियम और कानून है। एक ही नागरिकता है। हमारा संविधान राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी देश को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। तो हमारे जो नागरिकता है वो किस प्रकार की है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि हम देश जैसे भारत में रहते हैं, अगर हम किसी अन्य देश में चले जाते हैं और वहाँ की नागरिकता अपने ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। हम 2 जगह नागरिकता नहीं रख सकते। अब हम आगे बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को ये सभी याद होने चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें सबसे ज़रूरी है कि हमें राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए।
तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है अपना? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो ये 8 के 8 अपने को याद होने चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या है अपना? रुपया। 4 नंबर पे हम बात करेंगे सांस्कृतिक एकता। हमारे देश में सांस्कृतिक दृष्टि से सभी लोग भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने सांस्कृतिक विविधता को अपना लिया है। अपने क्षेत्र के खान पान, नृत्य, गीत, त्योहार, वस्त्र, आभूषण आदि के साथ साथ हमने दूसरे क्षेत्रों की भी इन्हीं विशेषताओं को अपना लिया है। सब साथ मिलकर चलते हैं। एक धर्म के त्यौहार को मनाने में दूसरे धर्म के लोग उत्साह में सम्मिलित होते हैं। तो सांस्कृतिक एकता किसके बाद पढ़ेंगे हम? क्षेत्रीय अंतर्निर्भरता। देश का हर क्षेत्र अपने यहाँ उत्पन्न वस्तु से देश के दूसरे क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करता है एवं अनेक आवश्यकताओं के लिए समय भी उन क्षेत्रों पर निर्भर है। हमारे बाजार, कल कारखाने, संचार, परिवहन और यातायात के साधन हमारी आवश्यकताओं को अंतर्निर्भरता में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार विविधता ने भारत को दुनिया में विविध फूलों वाले एक सुंदर और अनोखे गुलदस्ते के रूप में सजा रखा है। बच्चों, अब हम भारत के ग्रामीण व शहरी जीवन की चर्चा करेंगे। तो ये थी विविधता में एकता, और विविधता किस किस प्रकार से अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारा जो सभी भारतीय हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रामीण एवं शहरी जीवन। ग्रामीण एवं शहरी जीवन के बहुत सा अंतर विद्यमान है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पड़ोस के लोगों में परस्पर घनिष्ठता अधिक होती है और वे एक दूसरे के सुख दुख में अधिक निकट होते हैं। ये तो है ग्रामीण क्षेत्र की बात। गाँवों में खुलापन और हरियाली होती है। दूसरी ओर गाँव में ये तो क्या है, इसकी विशेषता है जिसमें लोगों को फ़ायदा होता है। और दूसरी तरफ गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, मनोरंजन आदि की सुविधाएं शहरों जैसी नहीं है। ये गांवों की कुछ कमियां बताई गई है। गांवों में अधिकांश लोग खेती, पशुपालन और उनसे जुड़े हुए काम धंधे करते हैं। आजकल अनेक कारणों से अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। तो अब क्या है, दिनों दिन कृषि का योगदान क्या है, कम होता जा रहा है। इस मशीनी युग ने गांवों की परंपरागत कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया है। यहाँ बेरोजगारी शहरों से ज़्यादा होने के कारण लोग रोजगार एवं बेहतर जिंदगी के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरी लोगों का जीवन ग्रामीण जीवन से अलग होता है। शहरों के लोग अधिक व्यस्त रहते हैं। शहरी जीवन भागदौड़ भरा होता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतों का जाल और वाहनों की रेलम-पेल रहती है। यहाँ हरियाली और खुलापन बहुत कम रहता है। वाहनों और कारखानों से निकले धुएं से हवा और वातावरण प्रदूषित रहता है। दूसरी ओर शहरों में रोजगार के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें योग्यता हासिल करके आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करके शहरों की ओर बसते हैं। तो ग्रामीण से शहरों की ओर जाने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ रोजगार के साधन ज़्यादा होते हैं, इसलिए रोजगार की तलाश में लोग यहाँ आते हैं। गाँवों से पलायन कर शहरों की तरफ बस जाते हैं। अच्छी शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, इन सभी के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करने लग गए हैं। बढ़ती जनसंख्या ने शहरों को समस्याग्रस्त कर दिया है। शहरों में आकर बसने वाले सभी लोगों को पर्याप्त रोजगार व आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अधिकांश लोगों को कम आय में अपना जीवन गुजारना पड़ता है।
उन्हें कच्चे और छोटे घरों वाली ऐसी बस्तियों में रहना पड़ता है जहां बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। इन बस्तियों में चारों ओर गंदगी होती है। बहुत से लोगों को फुटपाथ पर ही अपना जीवन गुजारना पड़ता है। यहाँ भीड़ में रहकर भी व्यक्ति स्वयं को अकेला अनुभव करता है। तो ये तो बात है शहरी जीवन की। जो कम सुविधा वाले इलाके हैं वहाँ की बात यहाँ पे बताई गई है कि सभी लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, कुछ को फुटपाथ पे भी अपना गुजारा करना पड़ता है। तो आगे दिया हुआ है शब्दावली, इसको हम पढ़ेंगे। विविधता क्या होती है? कई तरह का होने का भाव, जैसे खान पान, वेशभूषा, रंग आदि में अंतर, ये होती है विविधता। द्विजातीयता मतलब मनुष्य की प्रजाति, आर्य, द्रविड़ आदि संबंधित। भौगोलिक मतलब पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप संबंधी, उसे बोलते हैं भौगोलिक। आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप करके देखेंगे। और इस चैप्टर में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, फिर भी बीच में ये चैप्टर छूट जाए तो कहीं ऐसा लगे कि एक चैप्टर छोड़ दिया, तो एग्ज़ाम में आने संबंधी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य प्रश्न है इसमें, जैसे प्रतीक चिन्ह और ये हैं, ये तो लगभग सभी को आते ही हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय खेल, ये सभी, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।